Hello students, this is Imran Khan. Welcome again on the online platform of Ideal Institute of Commerce. Students, आपको याद हो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो बात की थी वो बेसिकली बात की थी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। तो जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला चैप्टर था वो चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो एक नए चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं और हमारा जो नया चैप्टर है वो है बेसिकली रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर। अब आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो रूरल एरियाज है, दैट द रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री शुड डेवलप्ड, and you know very well that the majority of the population, nearly 2/3 of the population lives in the rural areas. As well, maximum of them, about the 50% of the total population engage themselves in the agriculture area or in the primary sector you can call. तो हमारे देश का 2/3 population rural areas में रहता है। हमारे देश के 50% लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन 2/3 पॉपुलेशन और 50% वर्किंग क्लास के लिए हमने क्या डेवलपमेंट किया है, क्या एक्शन प्लान की जरूरत है, क्या चेंजेस की जरूरत है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हमें उसके बारे में बेसिकली बात करनी है। तो हम रूरल डेवलपमेंट के बारे में बेसिकली बात करेंगे। लेकिन रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करने से पहले गांधी जी का एक कोटेशन है। उन्होंने कहा था, इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। कहते हैं कि भारत जो है वो गांवों में बसता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दिल्ली इंडिया है या मुंबई इंडिया है या जो बड़े शहर हैं वो इंडिया है, एक्चुअल में वो नहीं है। हमारा इंडिया जो है वो गांवों में बसता है। हमारा इंडिया जो है वो रूरल एरियाज में बसता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? शहरों में आपको रियल इंडिया देखने को नहीं मिले। सो गांधी जी के इस कोटेशन के साथ अगर हम चलते हैं तो रियल इंडिया देखने के लिए हमें अपने गांवों को देखना होगा, हमें अपने रूरल एरियाज को देखना होगा, हमें अपने एग्रीकल्चर को देखना होगा और हमें उनकी प्रॉब्लम्स और उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्शन प्लान के बारे में बेसिकली बात करनी होगी। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूरल एरियाज के बारे में कुछ फैक्ट्स हम अंडरस्टैंड करते हैं। हम ये बात जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल एरियाज। हम जानते हैं कि रूरल एरियाज के अंदर जो लोगों का सर्वाइवल है, जो लोगों का लाइवलीहुड है, उसका जो मेजर सोर्स है वो एग्रीकल्चर है। So agriculture is the major source of the livelihood in the rural areas. यानी majority जो लोग हैं रूरल एरियाज के अंदर वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ठीक है। दूसरी चीज, the growth and expansion of industrial urban center did not mean real progress in India. आप एक चीज समझिएगा, अगर आप शहरों के बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करने को आप ग्रोथ कहते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा वो देश का तरक्की नहीं है। देश का सिर्फ तरक्की ये कहना कि शहरों में 4 इंडस्ट्रीज लगा देने से देश की तरक्की हो गई, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रियल इंडिया गांव में बसता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्रीज अगर लगानी है तो गांव में लगाइए, जो कि इंडिया में ये चीजें नहीं हुई हैं। गांव में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। जो इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन है वो शहरों में है, बड़े शहरों में है, बिग सिटीज में है, गांव में कुछ भी नहीं है। तो फिर गांव में क्या है? गांव में सिर्फ एग्रीकल्चर है, हमें उसको डेवलप करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात आपको? The real progress of India can be realized by developing the rural areas. अगर आप चाहते हैं इंडिया का डेवलपमेंट देखना, इंडिया की तरक्की, इंडिया का प्रोग्रेस देखना, तो उसके लिए आपको रूरल एरियाज को डेवलप करना पड़ेगा, जहां 2/3 पॉपुलेशन रहती है, जहां 50% ऑक्यूपेशन जो है इन रूरल एरियाज के अंदर एग्रीकल्चर में बेसिकली किया जाता है। ठीक है। व्हाट डज रूरल डेवलपमेंट मीन? क्या मतलब है रूरल डेवलपमेंट का?
अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए रूरल डेवलपमेंट क्या है, क्या मतलब है इसका, कैसे समझाएंगे इसको, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे इसको, रूरल डेवलपमेंट को बात करते हैं। रूरल डेवलपमेंट एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आप अपनी कंट्री के रूरल एरियाज जो है वहां की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ जो है उसको आप अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट इज बेसिकली एन एक्शन प्लान फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल लिव्स इन द रूरल एरियाज। जो भी लोग गांव में रहते हैं उनका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को आप बेहतर करें, इसी को रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रेटेजी डिजाइन्ड टू इंप्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ रूरल पुअर। रूरल पुअर यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं उनकी सोशल इकोनॉमिक लाइफ को इंप्रूव करने की जो भी स्ट्रेटेजी होगी, उस स्ट्रेटेजी को, उस एक्शन प्लान को, उस पॉलिसी को रूरल डेवलपमेंट कहेंगे। समझ में आ रही बात? आप इसको कह सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस which aims at providing the well-being and self-realization of the people living outside the urbanized area through collective process। ये कह रहा है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें आपका मकसद होता है कि जो वेल बीइंग है, जो ह्यूमन बीइंग है, उनका इंप्रूवमेंट करना, उनका रहन सहन को बेहतर बनाना, और ये शहरी क्षेत्र से बाहर, नॉट इन द अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज के बाहर जो लोग रह रहे हैं, आप उनके एक तरीके से वेल बीइंग को बेहतर करना चाहते हैं, उसी प्रोसेस को आप रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग चेंज अमंग रूरल कम्युनिटी फ्रॉम ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग टू प्रोग्रेसिव वे ऑफ लिविंग। कह रहा रूरल डेवलपमेंट जो है वो एक तरीके से रूरल कम्युनिटी में एक चेंज लाना, जिसमें जो ट्रेडिशनल तरीका है आपके जीने का, उसकी जगह पर एक प्रोग्रेसिव तरीका लेके आए। ट्रेडिशनल तरीकों से आप आगे आएं, ऊपर निकलें और एक प्रोग्रेसिव वे में इसको करें। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज अ मूवमेंट फॉर प्रोग्रेस। इसको आप एक तरीके से मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेस भी कह सकते हैं। तो सिंपल सा मतलब ये है कि रूरल डेवलपमेंट आपका एक ऐसा प्लान हो सकता है, एक ऐसा एक्शन प्लान हो सकता है, एक ऐसा प्रोसेस हो सकता है जिसमें जो वेल बीइंग है, जो ह्यूमन बीइंग है, उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर करना। वो लोग जो रूरल एरियाज के अंदर रहते हैं, वो लोग जो गरीब हैं, इसी को हम बेसिकली रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। समझ में आ रही है रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अब यूनाइटेड नेशंस ने रूरल डेवलपमेंट को बेसिकली डिफाइन किया है। और किस तरीके से डिफाइन किया है? यूनाइटेड नेशन का डेफिनेशन देखिए रूरल डेवलपमेंट का। इन्होंने कहा है कि रूरल डेवलपमेंट इज ए प्रोग्रेस ऑफ चेंज। रूरल डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोग्रेस है, बदलाव है एक तरीके से, ठीक है। बाय विच द एफर्ट्स ऑफ द पीपल देमसेल्व्स आर यूनाइटेड, दोज ऑफ गवर्नमेंट authorities to improve their economic, social and cultural conditions of communities into the life of the nation and to enable them to contribute fully to the national program। अब कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन ने रूरल डेवलपमेंट को डिफाइन करते हुए कहा कि ये एक तरीके से इट इज, जो रूरल डेवलपमेंट है ये एक प्रोसेस है बदलाव का, जिसमें हम यूनाइट होते हैं, हम एक साथ आते हैं, सरकार की अथॉरिटी, सरकार की जो एजेंसीज हैं वो एक साथ आती हैं और रूरल एरियाज के अंदर इकोनॉमिक, सोशल और जो कल्चरल कंडीशंस हैं रूरल कम्युनिटीज की, उनको बेहतर बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल जो कंडीशन है रूरल पुअर लोगों का, उसको इंप्रूव करने की बेसिकली हम लोग बात करते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट? सवाल बहुत वाजिब है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूरल डेवलपमेंट का मकसद क्या है। जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारा उसमें टारगेट क्या होता है, हमारा उसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला मकसद, टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन प्रोड्यूसिंग ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स लिविंग कंडीशन। पहली चीज कह रहा है कि रूरल डेवलपमेंट का जो पहला मकसद है वो ये है कि जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है, क्योंकि गांव में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल
देयर लाइवलीहुड इट्स डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट का मकसद ये है कि जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाई जा सके, यानी 1 हेक्टेयर जमीन में जितना आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोडक्शन को और बढ़ाया जा सके। दूसरी चीज, जो वहां पर एनिमल लिविंग कंडीशन है, जानवरों वाला जो रहन सहन हम लोग बेसिकली जो वहां पे फील करते हैं वो इंप्रूव होना चाहिए, यानी ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज होनी चाहिए, सैनिटेशन होनी चाहिए, और वो तमाम सुविधाएं जो एक इंसान को चाहिए होती है वो सारी सुविधाएं ही चाहिए। उसी इंप्रूवमेंट को हम बेसिकली रूरल डेवलपमेंट कहते हैं, या रूरल डेवलपमेंट का मकसद ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा, टू इंप्रूव हेल्थ एंड एजुकेशन कंडीशन एटसेट्रा, इंप्रूवमेंट ऑफ द रूरल पीपल। अब कह रहा है कि हम रूरल एरियाज के अंदर जो वहां की हेल्थ कंडीशन है, जो वहां की एजुकेशन कंडीशन है, तो हम उस हेल्थ और एजुकेशन कंडीशन को इंप्रूव बेसिकली करना चाहते हैं, या करना हमारा मकसद है। यानी रूरल डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे? रूरल डेवलपमेंट में हम क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, लोगों का रहन सहन बेहतर करेंगे, वहां हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर करेंगे, एजुकेशनल फैसिलिटीज को हम बेहतर बनाएंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स है। टू इंप्रूव विलेजर्स विद देयर ओन एफर्ट्स, हम कह रहे हैं कि हम विलेजर्स को उनके अपने एफर्ट को इंप्रूव करेंगे, कि उनका जो कैपेसिटी है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है, उन सब को हम बेसिकली क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। टू इंप्रूव विलेज कम्युनिकेशन, आप गांव से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की बात हो, चाहे वो कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे वो ट्रेड रिलेशंस की बात हो, तो उस वहां का जो कम्युनिकेशन है, वहां का जो कम्युनिकेटिव है एक तरीके से प्रोसेस है, उसको इंप्रूव करना ही रूरल डेवलपमेंट का मकसद बेसिकली होता है। अगला है टू डेवलप फार्म, होम, पब्लिक सर्विस एंड विलेज कम्युनिटी। कह रहा है कि हम यहां पर फार्म का मतलब होता है जो खेत हैं उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, लोगों की जो हाउसिंग कंडीशंस हैं, जो कच्चे मकान हैं उसको पक्के मकान में बदलना चाहते हैं, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, पब्लिक सर्विसेज में पोस्टल सर्विसेज हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है उसको बेहतर कर सकें, और जो विलेज कम्युनिटी है उसको ट्रांसफॉर्म कर सके, उसको एजुकेट कर सकें, उसको अवेयर कर सकें, उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ सकें। ये सब ऑब्जेक्टिव है हमारे रूरल डेवलपमेंट का। तो इन मकसद को लेते हुए हम बेसिकली रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, यानी जब स्कूल कॉलेज की आप बात करते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा। पब्लिक सर्विस की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपके बैंकिंग सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, पोस्टल सर्विसेज है, उसकी बात हम करते हैं। कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो आपका ट्रांसपोर्ट आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, और आपकी पोस्टल सर्विसेज आती हैं, उसको इंप्रूव करने की बात करेंगे। हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग कंडीशन, ये एक तरीके से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की का ही पार्ट है कि आप हेल्थ के लिए हॉस्पिटल वगैरह या मेडिकल सर्विसेज को बेहतर बनाएंगे, एजुकेशन में आप ज़्यादा एजुकेट करेंगे, लिविंग कंडीशन लोगों का जो रहन सहन है वो बेहतर बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, फार्म एंड स्टोरेज, लोगों के जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, उसको बेहतर बनाएंगे, स्टोरेज की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का मतलब होगा कि आप उन एक्टिविटीज पे बेसिकली ध्यान देंगे जो इकोनॉमिकल है, जो सस्ती चीजें प्रोवाइड करना भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। तो ये सब मेन एक्टिविटीज है। यानी रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करना है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, पब्लिक सर्विस को बेहतर करिए, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाइए, हेल्थ सर्विसेज दीजिए, एजुकेशन फैसिलिटीज हो, लिविंग कंडीशन बेहतर हो, लोगों के पास रोजगार हो, काम फार्मिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसमें इंप्रूवमेंट हो, और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज वहां पर बेसिकली होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बात है कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है और रूरल डेवलपमेंट के मकसद क्या है। दो चीजें हम लोगों ने समझी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किन मकसद से हम अपने रूरल एरियाज को डेवलप करना चाहते हैं, और रूरल डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब क्या है। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है कि हम रूरल एरियाज को डेवलप करने से पहले हम ये समझ पाएं
कि इन रूरल एरियाज के अंदर जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, वो कौन सी हैं, वो क्या है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम उन चैलेंजेस को जब समझेंगे तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब यही होगा कि हम उन चैलेंजेस को टैकल करें, हम उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें। हम उन समस्याओं को जब रिजॉल्व कर देंगे, इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे, तो वही कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से रूरल डेवलपमेंट कहलाएगा। समझ आ रही बात? तो चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं कि रूरल डेवलपमेंट के क्या चैलेंजेस हैं, तो पहला आप एक और चीज समझिएगा, रूरल डेवलपमेंट के वही चैलेंजेस हैं जो एग्रीकल्चर के चैलेंजेस थे। आपको याद हो जब एग्रीकल्चर वाला हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने वहां डिस्कस की थी। रूरल क्रेडिट का प्रॉब्लम था, मार्केटिंग की प्रॉब्लम था, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम था, तमाम प्रॉब्लम थी। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम जो एग्रीकल्चर के अंदर आपने फेस किया था, कहीं ना कहीं उनमें से ही वही प्रॉब्लम जो होंगी वो आपके रूरल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम भी मानी जाएंगी। तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो है चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। अब आप इस चीज को समझिए कि जब आप रूरल क्रेडिट की बात करते हैं तो आप जरा सोच के देखिए कि गांव के अंदर अगर आपके पास पैसे उधार चाहिए होते हैं आपको, तो आप किसके पास जाते हैं, आप किससे पैसे उधार लेते हैं? गांव के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट इज बेसिकली टेकन फ्रॉम द मनी लेंडर्स, फ्रॉम द ट्रेडर्स, फ्रॉम द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। इट मींस नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। और ये जो मनी लेंडर्स होते हैं, ये जो ट्रेडर्स होते हैं, ये फैमिली फ्रेंड्स जो होते हैं, दे चार्जेस ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट। और माना जाता है कि जब आप इन मनी लेंडर्स के चक्कर में पड़ते हैं तो आप इनके कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये इंटरेस्ट इतना ये चार्ज करते हैं कि आप अपनी जो उधार लिया हुआ है उसको फुलफिल करना आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। समझ रहे आप इस चीज को? तो अभी भी अगर आपको गांव के अंदर डेवलप करना है, रूरल एरियाज को बेहतर करना है, तो सबसे पहले जो बेहतर करने की जरूरत है वो रूरल क्रेडिट फैसिलिटीज को बेहतर करने की जरूरत है। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है उसकी जगह पे हमें इंस्टीट्यूशनल सोर्स को लाना पड़ेगा। देखिए फैक्ट क्या है, क्रेडिट इज द लाइफ लाइन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी इन रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। कह रहा कि उधार फार्मिंग का लाइफ लाइन है, बिना उधार के फार्मिंग बेसिकली हो नहीं पाता है। इसके दो वजह हैं। पहला वजह यह है कि मोस्ट फार्मिंग फैमिलीज इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स। कह रहा है कि ज्यादातर जो फैमिलीज इंडिया के अंदर हैं, जो किसान हैं, वो बहुत छोटे हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं। ठीक है। दूसरी चीज, द गेस्टेशन लैग बिटवीन सोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज क्वाइट लॉन्ग। खेतों में जब आप फसल की बुआई करते हैं तो बुआई से लेकर कटाई के बीच एक गैप होता है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक की गैपिंग हो सकती है क्रॉप्स के बोने और उसकी काटने में। तो वो गैप इतना ज्यादा होता है कि एकदम से किसान ने इन्वेस्ट किया और एकदम से रिटर्न नहीं आ सकता, रिटर्न आने में टाइम लगता है। तो सर्वाइवल के लिए भी उसको उधार की जरूरत पड़ती है। तो किसान हमारे यहां रूरल एरियाज के अंदर जो फार्मिंग है उसका जो लाइफ लाइन है वो बेसिकली क्रेडिट है, उधार है। और उधार दो वजहों से ली जाती है, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, और फसल की बुआई और कटाई में गैप होता है। तो इन दोनों जरूरत को देखते हुए क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। अब किसान 3 तरह की क्रेडिट की उसकी जरूरत पड़ती है, 3 कैटेगरी है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो होता है ये एक तरीके से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक का उधार होता है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट किसान लेता है, मतलब मैक्सिमम 1 साल तक आप कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट किसान लेता है ताकि वो अपनी सीड्स की जरूरत पूरी कर सके, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, लेबर कॉस्ट, जो छोटे मोटे खर्चे हैं, उन खर्चों को टैकल करने के लिए किसान को शॉर्ट टर्म क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, जिसमें 10,000, 20,000, 50,000 तक का बेसिकली वो लोन यहां पे लेता है, उधार लेता है। तो उसको शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहते हैं, जिसका ड्यूरेशन 1 साल से कम का होता है। ठीक है।
दूसरा होता है मीडियम टर्म क्रेडिट। अब मीडियम टर्म क्रेडिट जो किसान लेता है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 1 से 5 साल तक के लिए लेता है मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट वो क्यों लेता है? मीडियम टर्म क्रेडिट वो लेता है ताकि वो कोई इरिगेशन की फैसिलिटीज डेवलप कर सके, ठीक है, हार्वेस्टिंग मशीन खरीद सके, या कोई इस तरीके की जो इक्विपमेंट्स होते हैं एक तरीके से, या जो आपके एक तरीके से मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग के जो प्रोसेस होते हैं उनमें जो चीजें होती हैं उनको खरीदने के लिए, हल खरीदने के लिए, बैल खरीदने के लिए, इन चीजों की जरूरत के लिए किसान जो लोन लेता है वो मीडियम टर्म बेसिकली क्रेडिट लेता है, जिसका ड्यूरेशन 1 से 5 साल तक का बेसिकली होता है। उसके बाद किसान लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी लेता है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो होता है वो 5 से लेके 20 साल तक के लिए होता है, जिसमें किसान जमीन खरीदता है, जिसमें ट्रैक्टर खरीदता है, महंगी मशीनें खरीदता है, ठीक है, परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन के बड़े प्रोविजंस करता है। तो बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं फार्मर्स के, उसके लिए बेसिकली वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट लेता है। तो इस तरीके से किसानों को 3 तरह के क्रेडिट की जरूरत पड़ती है: शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। और इन क्रेडिट के लिए किसान जो है या रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो ज्यादातर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का जो पहुंच है वो उतना नहीं है जितनी इसकी जरूरत है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है आज के रेट में रूरल डेवलपमेंट में वो रूरल क्रेडिट का है, ये सबसे पहला चैलेंज है। दूसरा, अब हम सोर्स ऑफ क्रेडिट की जैसे बात कर रहे थे, मैंने कहा एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स होता है और दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स होता है। आजादी से लेके अब तक क्या चेंजेस हुए हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस के अंदर मनी लेंडर्स आते हैं, ट्रेडर्स हैं, और आपके फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब आते हैं। लैंडलॉर्ड्स, विलेज ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, ये इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सेल्स के सोर्स के। और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर क्रेडिट इन रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया के अंदर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कह रहा है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट अकाउंटेड फॉर 93% ऑफ द टोटल बोरोइंग्स ऑफ द फार्मर्स इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जब देश आजाद हुआ 1951 में, जिस टाइम पे हम प्लानिंग कर रहे थे, 5 ईयर प्लान्स बना रहे थे, उस टाइम पे आप सोच के देखिए कि 93% जो रूरल एरियाज की बोरोइंग्स थी वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस से थी। नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब यह हुआ कि लोग उधार मनी लेंडर्स से लेते थे, लोग उधार ट्रेडर्स से लेते थे, फैमिली फ्रेंड्स से लेते थे, जो कि ह्यूज इंटरेस्ट चार्ज करता था, ठीक है। बाय 1981, अब सुधार कैसे हुआ ये भी देखिएगा। 1981 के बाद द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इमर्ज एज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ रूरल क्रेडिट। 1981 में जिस टाइम पे बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, उसके बाद से रूरल एरियाज के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं वो इमर्ज हुए, उसको स्प्रेड किया गया ताकि गांव के अंदर भी जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स से जो बेसिकली लोन मिलता है उसके प्रोविजंस किए जा सके, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सोर्स में हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्स में गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं, गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोऑपरेटिव, कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, तमाम तरह के बैंकिंग है हमारे पास। सरकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स है, ये सब अवेलेबल है। दे account only 7% of the credit needs of the farmer in the beginning of the first 5 year plan। मैंने भी कहा था कि 1951 में जब हम लोगों ने पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था तो उस टाइम पे 93% जो रूरल क्रेडिट था वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस से था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओनली 7% अकाउंटेड फॉर द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। रूरल एरियाज के अंदर सिर्फ 7% जो उधार होता था वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, बैंकिंग और ऑर्गेनाइज सोर्सेज से बेसिकली होता था।
आज के डेट में इसका शेयर बढ़कर तकरीबन 66% हो गया है। आप जरा सोचिए, इसका मतलब यह हुआ कि नाउ the people in the rural areas starts moving from money lenders or non-institutional sources to institutional sources. तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की तरफ मूव कर रहे हैं, जिनका शेयर पहले 7% हुआ करता था, आज 66% हो गया है। ठीक है, आउट ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में, अब क्योंकि हमारे पास सरकार के बैंक भी हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, रीजनल रूरल बैंक्स भी हैं, कमर्शियल बैंक्स भी हैं, तो इन सब का अपना अपना शेयर होगा। तो आउट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, कोऑपरेटिव क्रेडिट कॉन्ट्रीब्यूट्स नियरली 17% एंड कमर्शियल बैंक अबाउट 75%। आप देखिए, इसमें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कमर्शियल बैंकों का है। सबसे ज्यादा जो शेयर है वो किसका है? कमर्शियल बैंकों का है। और कमर्शियल बैंक टोटल रूरल क्रेडिट का 75% सिर्फ कमर्शियल बैंकों से जाता है, और कोऑपरेटिव क्रेडिट जो है वो 17% के आसपास आपको देखने को मिलता है। अब ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं, जिनको हमने कहा कि 16-17% के आसपास, ये लोग टोटल इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का 16-17% जो है वो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज द्वारा दिया जाता है। तो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज प्रोवाइड एडवोकेट क्रेडिट टू द फार्मर्स एज रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि जो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, जैसे हमारे यहाँ ओखला में आप देखेंगे जामिया कोऑपरेटिव बैंक है, इसी तरीके से इस तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूरल जो एरियाज हैं वहां पर होती हैं, और इनका काम होता है कि कम से कम रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसानों को जरूरत के हिसाब से उनको लोन प्रोवाइड किया जाए, और इनका जो शेयर है टोटल क्रेडिट फ्लो में, रूरल क्रेडिट फ्लो में, वो 16 से 17% के आसपास है। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, they basically ensure to the farmers timely and rapid flow of credit to the farmers। पहली चीज तो ये इंश्योर करते हैं ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के किसानों को टाइमली, वक्त पे और जल्दी उनको लोन मिल सके, जल्दी उधार मिल सके। और एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर्स एज क्रेडिट एजेंसीज, जो मनी लेंडर्स जो हुआ करते थे, उनका जो दबदबा था और रूरल एरियाज के अंदर रूरल क्रेडिट पे, उस दबदबा को बेसिकली खत्म करना भी इनका बेसिकली मकसद है। स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन ऑफ द कंट्री, इनका यह भी मकसद है कि देश के हर कोने में, देश के हर हिस्से में ये जो क्रेडिट फैसिलिटीज है इसको बेसिकली स्प्रेड किया जाए, बढ़ाया जाए, हर तबके तक हम बेसिकली पहुंच सकें। Provision of advocate credit in the areas covered by the special program of development। कई बार सरकार या गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं उनके पास कुछ स्पेशल डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम होते हैं, और उन स्पेशल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को देखते हुए एडवोकेट क्रेडिट की फैसिलिटीज करना। जैसे मुद्रा योजना सरकार ने लॉन्च किया, तो उसमें कहा कि मुद्रा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो अब वो लोन जो होगा वो कौन देगा? बैंक्स ही तो देंगे। तो उसमें इस तरीके की जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रूरल एरियाज के अंदर ये लोग बेसिकली टाइमली और जरूरत के हिसाब से लोन बेसिकली प्रोवाइड करती हैं। समझ में आ रहा बात? तो ये बात हो गई हमारे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के बारे में। अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स के बारे में, कि इस क्रेडिट के बेसिकली प्रोसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कमर्शियल बैंकों का क्या रोल है, किस तरीके से ये लोग बेसिकली रूरल क्रेडिट के लिए काम करते हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1955 में सेटअप की गई थी। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो सेटअप विद अ फोकस ऑन रूरल क्रेडिट, और इसका ज्यादा जो फोकस था, सबसे ज्यादा जो फोकस था वो रूरल क्रेडिट पे था, कि गांव के लोगों को हम बेसिकली लोन प्रोवाइड करें, इस पे इसका फोकस था। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट रूरल क्रेडिट नीड्स कुड नॉट बी मेड बाय द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज अलोन। सरकार को यह लगा कि ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं,
जो 16-17% लोन रूरल एरियाज का ये देती हैं इंस्टीट्यूशनल वाले में। सरकार को ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये अकेले इन चीजों को फुलफिल नहीं कर सकती, अकेले ये बेसिकली रूरल एरियाज के जो लोन रिक्वायरमेंट्स है, जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स है, उसका अकेले फुलफिलमेंट नहीं कर सकती है। द nationalized commercial bank was directed to offer credit directly to the farmers as well as indirectly through the cooperative societies। अब 1980s में जब कमर्शियल बैंकों को नेशनलाइज किया गया तो उस टाइम पे कमर्शियल बैंकों को डायरेक्ट किया गया कि वो लोग किसानों को डायरेक्ट लोन दें और कोऑपरेटिव सोसाइटी या तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू इनको लोन मिले। मतलब ये कि सरकार का पूरा फोकस हुआ कि नहीं, लोगों को जो लोन मिलना चाहिए वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से मिलना चाहिए। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन दिया जा रहा था उस पे रोक लगाना सरकार का मेन मकसद हो गया कि सरकार नहीं चाहती थी कि उस पे बेसिकली काम हो। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कमर्शियल बैंक का इंपॉर्टेंट रोल है। हमने कहा था कि कमर्शियल बैंकों का ऑलमोस्ट 75% टोटल इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का जो लोन है वो कमर्शियल बैंक्स बेसिकली देती है। ठीक है, अब आता है रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। आप देखिएगा, हम लोगों ने 1951 में शुरुआत की थी लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स से लोन लेने का प्रोसीजर, लेकिन इस प्लानिंग के प्रोसीजर में 70 सालों में हम लोगों ने इन मनी लेंडर्स को एलिमिनेट होने में कुछ हद तक कामयाब हुए। यानी जो 93% हुआ करता था, अब आज के डेट में तकरीबन 32% के आसपास बचा है, 32-34% के आसपास बचा है। यानी जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स है उसका 68% शेयर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32% अभी भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है जिसमें मनी लेंडर, ट्रेडर्स आते हैं, लेकिन 93 से 32 पे लेके आए, काफी चेंजेस आप यहां पे देख सकते हैं। तो इसमें रीजनल रूरल बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, जो इन्होंने क्रेडिट देने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। रीजनल रूरल बैंक्स and land development banks were set up to promote credit supplies particularly in the remote rural areas and backward districts। अब देखिए, रीजनल रूरल बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का जो मकसद था उन एरिया में जो देश के सबसे बैकवर्ड रीजन है, जो देश के सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स और उन बैकवर्ड रीजन के अंदर बैंकिंग फैसिलिटीज शुरू करने का बेसिकली मकसद था। तो इस वजह से उस मकसद को पूरा करने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट जो बैंक्स थे इनका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। दीज बैंक्स ऑपरेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये जो बैंक होते हैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे स्टेट में होंगे या पूरे देश में हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, ये एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही काम करते हैं। एंड अंडर ऑब्लिगेशन टू फोकस ऑन क्रेडिट नीड्स ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। और इनका ऑब्लिगेशन, दे आर ऑब्लाइज्ड टू फोकस द क्रेडिट नीड्स ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज इन द रूरल एरियाज। गांव के जो गरीब तबका, उस गरीब तबके को जो क्रेडिट की जो जरूरत है, उस क्रेडिट की जरूरत को फुलफिल करना इनका प्रायोरिटी है। किसका? रीजनल रूरल बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का। तो ये रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी इस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एक तरीके से एग्रीकल्चर रूरल क्रेडिट में आप कह सकते हैं। उसके बाद आता है नाबार्ड, जिसको आप बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल क्रेडिट में या रूरल एरियाज में जितने भी बैंक्स काम करते हैं उन सारे बैंक्स को, उन रीजनल रूरल बैंक्स को, उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को रेगुलेट करने की जो जिम्मेदारी है वो नाबार्ड के पास है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का है। अब आप ये समझिए कि जो नाबार्ड है एक तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है उसी का एक यूनिट है। दोनों में फर्क ये है कि जो नाबार्ड है यानी जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ रूरल
एरियाज और रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड काम करता है। रूरल एरियाज के अंदर जो फाइनेंशियल एजेंसीज हैं उनको बेसिकली फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट का प्रोविजन बेसिकली यहां से किया जाता है। देखिएगा नाबार्ड के बारे में, नाबार्ड इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, एपेक्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, हैंडलिंग पॉलिसी, प्लानिंग, ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमारे देश में रूरल एरियाज से रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उनकी पॉलिसी है, उनकी प्लानिंग है, उनकी क्रेडिट की व्यवस्था है, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां किसके पास है? नाबार्ड के पास। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज एन एपेक्स बैंक। जैसे रिजर्व बैंक, एक तरीके मैंने कहा ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक यूनिट है जो रूरल एरियाज में काम करता है सिर्फ, ठीक है। तो गांव के विकास, गांव के डेवलपमेंट, गांव के लिए प्लान, गांव की प्रॉब्लम के का सॉल्यूशन की जो जिम्मेदारी है उसको प्लान करना, एग्जीक्यूट करना की जो है वो नाबार्ड की है। टू सर्व एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन द रूरल एरियाज। वो लोग, वो सारी इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज जो गांव में किसानों को, वहां के लोगों को पैसा उधार देती हैं, उन सब को फंड कौन करता है? नाबार्ड करता है। जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है। तो इस तरीके के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, तो अगर इनको पैसे की जरूरत होती है तो इनको पैसे की जो जरूरत है वो उसका फुलफिलमेंट कौन करता है? नाबार्ड द्वारा किया जाता है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन द रूरल एरियाज, ठीक है। टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर टू इंप्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। उधार जो दिया जाता है उसका जो सिस्टम है, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये फॉर्म फिल करो, वैसा करो, वैसा करो, उसका जो एक प्रोसीजर पूरा सेट करने की जो जिम्मेदारी है वो नाबार्ड के पास है। नाबार्ड एक पूरा सिस्टम बनाता है, एक पूरा सेटअप तैयार करता है और उसी सिस्टम और उसी सेटअप के जरिए आप बेसिकली पैसा उधार लेते देते हैं। तो बैंकों के लिए भी वो एक सिस्टम तैयार करके देता है। टू कोऑर्डिनेट दी रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज टू ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, मेंटेन liaison with government of India, state government, Reserve Bank of India and other national bank। कह रहा है कि हमारे गांव के जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है या फाइनेंशियल एक्टिविटीज को क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के साथ कोऑर्डिनेट करती है, चाहे उसमें स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो या फिर किसी और नेशनल बैंक की बात हो, तो नाबार्ड ही उनको कोऑर्डिनेट करेगी। भाई अगर आरबीआई ने कोई डायरेक्शन दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन दिया, तो उस डायरेक्शन के साथ उसको इंप्लीमेंट करवाना की जो जिम्मेदारी है, वो उसको कोऑर्डिनेट करने की जो जिम्मेदारी है वो नाबार्ड के पास, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के पास है। टू अंडरस्टैंड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट रीफाइनेंस्ड बाय इट। अब कह रहा कि जो भी प्रोजेक्ट रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जिसको फाइनेंस नाबार्ड ने किया है उसको मॉनिटर भी नाबार्ड ही करेगा। राइट सी बात है कि सरकार की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती हैं रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसको फाइनेंस नाबार्ड करता है। तो जिसको फाइनेंस नाबार्ड ने किया है उन एक्टिविटीज को, उन एक्शन को एक तरीके से मॉनिटर भी जो करेगा वो कौन करेगा? वो नाबार्ड ही करेगा। तो नाबार्ड का एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल है आज के डेट में रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस का, रूरल एरियाज का जो पूरा फाइनेंस है वो नाबार्ड ही देखता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये तो पहली प्रॉब्लम थी रूरल क्रेडिट की, जिसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं, द चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब ये एक बड़ा चैलेंज है जो हमने एग्रीकल्चर में भी पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि आज भी रूरल एरियाज के अंदर जो किसान होते हैं, जब उनका फसल तैयार होता है, जब उनके फसल की कटाई होती है, जब उनका क्रॉप्स तैयार हो जाता है, तो वो लोग अपना फसल बेचते कहां हैं? क्या उनके पास मंडीज हैं? नहीं है। वो अपना ज्यादातर सामान अपने लोकल मार्केट में बेचते हैं, ज्यादातर अपना सामान वो अपने खेतों से ही बेच देते हैं। मतलब माई सेल्फ बिलोंग टू अ एग्रीकल्चर रिलेटेड फैमिली। मेरे घर में खुद फार्मिंग का काम होता है। मुझे याद नहीं है, जैसे हमारे खेतों में आलू का प्रोडक्शन होता है, मुझे याद नहीं है कि कभी
हम आलू या हमारे घर वाले आलू लेके मंडी गए हों बेचने के लिए, कभी नहीं। क्या होता है, ट्रेडर्स गांव में आता है, खेतों में जाता है, आपके आलू देखता है, आलू का रेट तय करता है और वो खेत से ही खरीद लेता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो खेत से वो खरीद के ले जाता है वो बहुत सस्ते दामों में खरीदता है, मार्केट का रेट नहीं मिल पाता। किसान के पास कोई ऑर्गेनाइज्ड एस्टेब्लिश सिक्योर मार्केट नहीं है जहां वो ले जाके सामान बेच सके, तो वो खेत से ही बेचता है। वो मतलब कौन टेंशन लेने जाए इतनी, समझ में आ रही बात। तो ये एक बड़ा चैलेंज है एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स। अच्छा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सिर्फ सामान बेचना ही नहीं होता, उसमें कई सारे प्रोसेस हैं। पहली चीज, गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग। भाई जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो जो चीज आपने प्रोड्यूस किया है उसको गैदर करना, एक जगह कहीं तो रखेंगे तभी तो बिकेगा वो भी एक मार्केटिंग का पार्ट है। प्रोसेसिंग टू प्रोड्यूस, कोई सामान बनाने का जो प्रोसेस है वो भी मार्केटिंग का ही हिस्सा है। गैदरिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, जो चीजें आपने प्रोड्यूस की है, अगर आपने आलू है, अगर टमाटर है, प्याज है, तो उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसको बांटना। पैकिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द बायर प्रेफरेंस, फिर उसकी पैकिंग करना। आपने देखा होगा एप्पल खरीदते हैं तो किसी एप्पल पे स्टिकर लगा होता है, किसी पे पॉलिश किया गया होता है। दाल खरीदते हैं तो कोई दाल आपको अच्छा लगता है जिस पे पॉलिश होता है, जिस पे पॉलिश नहीं होता है। चावल देखिए, कुछ चावल खूबसूरत दिखते हैं जिस पे पॉलिश किया जाता है, वो सब पैकिंग का पार्ट है। स्टोरिंग द प्रोड्यूस टू द फ्यूचर सेल, स्टोरेज का क्या व्यवस्था है, जो मान लीजिए अगर रेट अभी सही नहीं है तो उस सामान को स्टोर करना भी मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइस इज फ्लक्चुएटिव, कह रहे कि प्रोडक्ट को उस वक्त बेचना जिस वक्त उसकी सही कीमत मिल रही हो। तो ये तमाम पार्ट जो है ये एग्रीकल्चर के पार्ट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हिस्सा है, ठीक है। अब कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के वक्त, एग्रीकल्चर मार्केटिंग वॉज ऑलमोस्ट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। कह रहा कि जब देश आजाद हुआ तो जितने भी मंडीज थी, जितने भी एग्रीकल्चर मंडीज थी, उनमें से ज्यादातर मंडीज वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मनी लेंडर्स या ट्रेडर्स और द कमीशन एजेंट्स। तो आपको क्या करना होता था, उन मंडी का इस्तेमाल करने के लिए आपको एजेंट्स को कमीशन देना पड़ता था। समझ में आ रही बात। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस केस में, और सिक्योरिटी भी नहीं थी, सेफ्टी भी नहीं थी, तमाम इश्यूज मार्केटिंग से रिलेटेड आपको वहां देखने को मिलते थे। अब क्या जो इश्यूज आजादी के टाइम पे मार्केटिंग से रिलेटेड थे, क्या वो अभी भी वैसी इश्यूज हैं या उन इश्यूज में कुछ सुधार हुआ है, कुछ हमने टैकल किया है? देखते हैं इसके बारे में। बात करते हैं मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव मार्केटिंग सिस्टम। सरकार ने इस मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? पहला कदम, रेगुलेटेड मार्केट। सरकार ने कुछ मंडीज, कुछ मार्केट्स एस्टेब्लिश की जिसको सरकार खुद रेगुलेट करने लगी, या सरकार अपने एजेंट्स को अपॉइंट करती है जो उसका देखरेख करे, जो उसको रेगुलेट करे। तो एक तरीके से रेगुलेटेड एग्रीकल्चर मार्केटिंग की शुरुआत भी इंडिया के अंदर की जा चुकी है। कह रहा रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड वेयर द सेल एंड परचेज ऑफ द प्रोड्यूस इज मॉनिटर्ड बाय द मार्केट कमिटीज इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रेडर्स, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। कह रहा है कि रेगुलेटेड मार्केट का मतलब होता है कि जो फार्मिंग का जो सेल एंड परचेज होता है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सेल एंड परचेज होता है, वो एक मार्केट की एक कमेटी होगी जिसको मॉनिटर करेगी, और उस कमेटी में सरकार के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, किसान के भी रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, और जो ट्रेडर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, ठीक है। मार्केट सिस्टम इज मेड ट्रांसपेरेंट विद स्ट्रिक्ट विजिल ऑन द यूज ऑफ द पेपर, स्केल एंड वेट। अब कह रहा है कि जो मार्केट सिस्टम होता है वो ट्रांसपेरेंट रखा गया, जिसमें जो मेजर है, जो वेट है, जो स्किल है, वो क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, वो सारी चीजें उस मार्केट के अंदर वो जो कमेटी होती है वो बेसिकली तय करती है। द मार्केट कमिटीज एंश्योर दैट फार्मर्स गेट एप्रोप्रिएट प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। और ये कमेटी ये भी कोशिश करती है कि किसान जो हैं उनको उनके क्रॉप्स की सही कीमत मिल पाए। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब यही है ना कि जहां आप सिक्योर फील करें,
जहां आपको लगे कि आपके साथ कोई बेईमानी नहीं हो रही है, आपके साथ मोनोपोली व्यवहार नहीं किया जा रहा है, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, आपको अपने क्रॉप्स की सही कीमत मिल रही हो, तो पहले रेगुलेटेड मार्केट की व्यवस्था की गई। उसके बाद कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई गई। अब ये कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज में क्या होता है कि दिस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ द फार्मर्स। गांव में 10 किसान हैं, 10 मिल गए और मिलके ये मीडिएटर्स जो हैं, जो ट्रेडर्स होते थे, उनको हटा के और डायरेक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट से डील करना। जैसे मान लीजिए आलू का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, तो आलू आप क्या करते हैं, ट्रेडर्स को बेच देते हैं, ट्रेडर्स ले जाके चिप्स कंपनी को बेचता है। तो अब हम ट्रेडर्स को हटा देना चाहते हैं और हम मिलके डायरेक्ट चिप्स कंपनी को आलू बेचें। इसी को, इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं, इसको कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज कहते हैं। सरकार इसको इंकरेज कर रही है। द गवर्नमेंट इज इंकरेजिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। एज मेंबर ऑफ दीज सोसाइटीज, farmers find themselves better bargainers in the market, getting better price of their produce through the collective sale। मिलके ये सामान अपना बेचते हैं, ये खुद ही एक बेहतर जो बायर्स होते हैं उसको ढूंढते हैं और अपना क्रॉप्स सही कीमत पर बेसिकली सेल आउट कराते हैं। तो इसको आप कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज भी कहते हैं। इसके अलावा सरकार ने प्रोविजन किया वेयर हाउस फैसिलिटीज। वेयर हाउस फैसिलिटीज होता है स्टोरेज की फैसिलिटीज। स्टोरेज मतलब जहां पर किसान अपना ग्रेन्स को स्टोर कर सके। आप जानते हैं किसान के पास रहने के लिए घर नहीं है, तो अपना वो फूड ग्रेन कहां रखेगा, स्टोर कहां करेगा। तो उसके लिए सरकार ने वेयर हाउस फैसिलिटीज बेसिकली शुरू की। सो विद अ व्यू टू अवॉइड डिस्ट्रेस सेल, द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग वेयर हाउस फैसिलिटीज टू द फार्मर्स। डिस्ट्रेस सेल का मतलब जहां कम कीमत पर आप अपना सामान बेचते हैं, उससे बचाने के लिए सरकार ने वेयर हाउस फैसिलिटीज रखी। सेंट्रल एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन आर द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफरिंग स्टोरेज स्पेस टू द फार्मर्स। हमारे पास कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्टोरेज स्पेस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी स्टोरेज स्पेस होते हैं। तो ये दोनों की दोनों सरकारें वेयर हाउस फैसिलिटीज बेसिकली प्रोवाइड करती हैं। स्टोरेज हेल्प द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट ए टाइम व्हेन द मार्केट प्राइस इज फ्लक्चुएटिव। अब कह रहा है कि अब स्टोरेज फैसिलिटी किसानों को यह मदद करता है कि वो अपना सामान जब कीमत बढ़े तब वो आसानी से इसको सेल आउट कर सकें, तो उसमें इसको बेसिकली फायदा होता है। इसके अलावा सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज भी सरकार ने शुरू की। सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट में स्पेशली रेलवेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम टू टाइम रेलवे सब्सिडाइज तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी क्रॉप्स होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आप बेसिकली ऐसा कर सकते हैं। तो सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट में रेलवे आएगा। तो रेलवे आर ऑफरिंग सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द फार्मर्स टू ब्रिंग देयर प्रोड्यूस टू द अर्बन मार्केट वेयर ऑफन दे गेट अ बेटर डील। तो रेलवे उनको सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बेसिकली देता है, जिससे वो अपना सामान शहरों तक ला सके और वहां पर बेच सके जहां पर उनको एक बेहतर डील मिल पा रही हो। समझ बात। तो रूरल डेवलपमेंट में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट मेजर एरियाज के बारे में बात की। एक हम लोगों ने रूरल क्रेडिट के बारे में बात की, उसके एक्सपेंशन के बारे में बात की, और फिर हम लोगों ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में बात की। और ये दोनों बिग चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। सरकार ने किस तरीके से इनको टैकल किया है इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। ठीक है। उसके अलावा है डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि सरकार और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो टाइम टू टाइम किसानों को उनके क्रॉप्स की कीमत अलग अलग बाजार में कितनी कितनी है उसकी इंफॉर्मेशन भी किसानों को बेसिकली पहुंचाती है, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में और आपके फेसबुक में, ये जो भी इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उसके जरिए इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आर एक्टिवली इंगेज्ड इन ऑफरिंग मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द फार्मर्स, और जिसमें प्राइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की अलग अलग बाजार में
कितनी कितनी बेसिकली प्राइसेस हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बेसिकली किसानों तक पहुंचाना, ये भी एक तरीके से इसमें मार्केटिंग में इनको हेल्प करता है, ताकि इनको ये पता चल सके कि किस बाजार में इनको कितनी कीमत मिल रही है और इनको अपना सामान किस बाजार में बेचना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें काम हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट है एमएसपी पॉलिसी, जिसमें आप कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। अच्छा, काम करते हैं, यहां से हम लोग अगली क्लास में आगे डील करेंगे। तो आई थिंक इस क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करें। तो एमएसपी पॉलिसी से हम आगे शुरू करेंगे, लेकिन हम लोगों ने जो बात कर चुके हैं वो एग्रीकल्चर और रूरल क्रेडिट के बारे में बात कर चुके हैं, और ऑलमोस्ट हम लोगों ने मार्केटिंग के बारे में बात कर चुके हैं। तो दो इंपॉर्टेंट जो पार्ट था, जो दो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे का हिस्सा हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।